नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टर्न द बस की तरफ से आपके कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के पुस्तक में जो 7वां पाठ है, जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व में सुरक्षा, मैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम जानेंगे कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा के कितने प्रकार हैं और फिर हम इन प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और ये पूरे पाठ का पहला भाग है। तो सबसे पहले इस विषय को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा अभी बहुत चीज़ों से हम सुरक्षा जो शब्द है वो अपने आस-पास की दिनचर्या में, हर दिन की दिनचर्या में हम सुनते हैं। लेकिन हमें कौन-सी चीज़ से अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण लें तो फिर हमें हर चीज़ से ही कहीं न कहीं खतरा होता है और खतरा यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें क्षति पहुँच सकती है। तो उसके खिलाफ हम सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सुरक्षा का बात करते हैं, तो सुरक्षा तो हमें फिर हर चीज़ के ही लिए चाहिए क्योंकि अगर आप रास्ते में भी अगर निकलते हैं, तो कितने लोग होते हैं, कितने गाड़ियाँ होती हैं, तो आपको हर चीज़ से थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही है। लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम केवल उन खतरों के बारे में बात करते हैं जिनसे हमारे अस्तित्व को क्षति पहुँचे, जिससे हमारा जो पूरा अस्तित्व है, चाहे हमारी ज़िंदगी हो, हमारा रोज़ी-रोटी हो, हमारा घर, जो हमारे अस्तित्व को एक तरीके से प्रभावित करते हैं, उनसे हमें सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा का संबंध गंभीर खतरों से है सबसे पहला, जो हमें सबसे पहले चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए और ऐसे खतरे जिनको अगर रोकने के उपाय नहीं किए गए, तो ये हमारे केंद्र मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुँचाएँगे। हमारे केंद्र मूल्य जैसे कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, हमारा अस्तित्व, हमारा जीने का हक, इन सारे मुद्दों को लेकर और अगर हम कहते हैं कि हमें जीना है, तो हम सिर्फ़ ऐसे तो नहीं जी सकते। जीने के लिए हमें घर चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा रोज़गार चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसीलिए हम फिर जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि सुरक्षा के भी मायने अलग-अलग हैं और इसीलिए सुरक्षा की 2 धारणाएँ होती हैं, जिसमें पहले धारणा है जो पारंपरिक धारणा और दूसरा जो धारणा है उसे हम कहते हैं अपारंपरिक धारणा। ये सुरक्षा की 2 धारणाएँ हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ जो खतरे होते हैं, वो पारंपरिक धारणा के केंद्रित होते हैं और कुछ जो खतरे होते हैं, कुछ सुरक्षा सिर्फ़ अपारंपरिक धारणा के अंदर आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है वो क्या है? और इसमें सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य जैसे हम और आप, वो अकेले नहीं रहता। हम एक समाज में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं और हम एक दुनिया में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर इसको ऐसे दृष्टि से देखें कि मान लीजिए आप एक किसी ज़िले में रहते हैं। उस ज़िले के बाहर आप एक राज्य में रहते हैं। उस राज्य के बाहर आप एक देश में रहते हैं, उस देश के बाहर आप एक महाद्वीप में रहते हैं, फिर आप एक विश्व में रहते हैं और उसके बाद भी आप एक यूनिवर्स में रहते हैं। तो अगर हम जैसे-जैसे हम बढ़ाते जाते हैं चीज़ों को, वैसे-वैसे हम ज़्यादा इकट्ठे और होते चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो आज का जो विश्व है वो देशों के रूप में बँटा है, यानी कि हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हमारा देश भारत है। तो सबसे पहले अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका देश खुद सुरक्षित हो। क्योंकि अगर आपके देश में मान लीजिए जंग चल रही है, अगर आपके देश में कोई भी मुसीबत है, तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएँगे। तो इसीलिए पारंपरिक धारणा में जो बाहरी बाहरी सुरक्षा है और बाहरी सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा, देश के बाहर की जो खतरे, एक देश जो बाहरी खतरे जो वो सा जिससे वो सामना करता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पूरा मुद्दा है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब एक देश कितना सुरक्षित है, उससे है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारत भी जिस क्षेत्र में है, भारत कई देशों से घिरा हुआ है और हर देश के खिलाफ भारत के कुछ न कुछ हमेशा से मुद्दे रहे हैं, जो हमने पहले ही अपने दक्षिण एशिया वाले पार्ट में पढ़ा है। तो भारत को भी खतरे महसूस करने पड़े हैं और भारत ने भी 4-5 जंगें जीती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका देश पहले सुरक्षित रहना चाहिए और ये पूरा मुद्दा इसी के ऊपर है कि आपके देश को बाहरी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों होनी चाहिए। तो अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें सैन्य खतरों को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है,
क्योंकि आप एक देश को जो सबसे पहले अगर आप क्षति पहुँचाते हैं जिससे, और ये ख़ासकर इसलिए भी है क्योंकि ये जो पूरा जो हमारा जो दृष्टिकोण है ये ख़ासकर 20वीं सदी से बना हुआ था। तो 20वीं सदी में जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व ने 2 विश्व युद्ध देखे, जिसमें बहुत सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया, और वो युद्ध थे जिसमें हमने सैन्य कार्यवाही करी। इसीलिए सैन्य खतरों को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ में बहुत सारे युद्ध लड़े, भारत-पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। तो ये सारे जो खतरे हैं वो सैन्य खतरे हैं। तो इसीलिए कोई भी देश जब भी वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचता है, तो वो ये सोचता है कि उससे कोई किसी तरीके का सैन्य खतरा ना हो, कि ऐसा ना हो कि उसके आस-पास का जो कोई भी देश है या फिर कोई भी दूसरा देश है, वो उसे किसी तरीके का सैन्य खतरा पहुँचाता हो। और इसीलिए दूसरा दूस खतरा जो है वो दूसरे मुल्क से होता है, जो किसी देश की संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि किसी देश का उसके इलाके पे नियंत्रण हो, यानी कि उसके जो कानून है, उसकी जो व्यवस्था है वो वहाँ पर लागू हो, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि जो क्षेत्र है उस पर उसी देश का एक तरीके से कानून है, वहाँ पे उसी उसी जो ज़मीन है, उस देश का ही वहाँ पर वर्चस्व है। वो ज़मीन उसी देश के अंदर आता है। और स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। तो इन ये जो केंद्र मूल्य हैं, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता जैसे केंद्र मूल्यों को खतरा पैदा करता है कोई दूसरा देश। मान लीजिए कि अगर अ, जैसे कि आप उदाहरण लीजिए भारत-पाकिस्तान के बारे में। तो भारत-पाकिस्तान के बारे में जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इन दोनों देशों के बीच में जो जंग लड़ी गई, वो जम्मू-कश्मीर के ऊपर लड़ी गई, जो कि एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो जब हम ज़मीन के टुकड़े की बात करते हैं, जब जंग होती है, तो किसी भी जो राज्य का, एक देश का जो उसके ज़मीन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर जो कानून का जो व्यवस्था होता है, वो कम हो जाता है। तो वो तो अगर वो अपनी ज़मीन वहाँ से खो देता है, तो कोई दूसरा देश उस ज़मीन को ले लेगा और अपना कानून चलाएगा, अपना उसका फिर वो जो पूरा ज इलाका है वो उसके नियंत्रण में आ जाएगा। तो यानी कि उसकी संप्रभुता नहीं रहेगी फिर उस इलाके के ऊपर। क्षेत्रीय अखंडता, अगर आपके देश के ऊपर किसी और देश ने आक्रमण कर लिया और उसने वो इलाका आपसे छीन लिया, तो फिर आपका जो क्षेत्रीय अखंडता है वो टूट गया, क्योंकि आपके पास आपका जो देश का इलाका था वो तो रहा ही नहीं। और स्वतंत्रता, यानी कि आप उस देश के जो लोग जो भी उस इलाके में रहते थे, जैसे कि जब मान लीजिए कि जब अंग्रेज़ भारत पर शासन करते थे, तो हम स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि तब अगर हमारे पास तब भी जो एक सरकार थी, जब भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनके पास संप्रभुता थी। उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता भी हमारी ली, क्योंकि उस वक़्त जैसे कि जो रशिया था उसका भी अपना ही एक अलग एम्पायर था। फिर और भी कई-कई जैसे कि आपको पता होगा कि गोवा में पुर्तगाली लोगों ने भी शासन किया। फिर जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने भी बहुत सारे इलाकों में भारत में शासन किया। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय अखंडता थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ी शासन में भी ये सभी को पता था कि ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो अंग्रेज़ शासित जो भारत है उसका ज़मीन कितना है। लेकिन तब हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि सरकार जो थी वो हमारी नहीं थी, बल्कि कोई और चलाता था। इसीलिए सैन्य खतरे का जो सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो इन्हीं 3 चीज़ों पर, यानी कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता जैसे केंद्र मूल्यों पर होता है। और खासकर जब जंग होती है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि दोनों सेनाएँ ही आपस में लड़ रही हैं। उस जंग का बहुत ज़्यादा गहरा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मासूम लोग मारे जाते हैं, और इसीलिए अब आज भी संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे काफ़ी नियम बनाए हैं, जिसमें कि आप निर्दोष निहत्थे लोग, जिसके पास कोई भी हथियार ना हो, और अगर कोई स्त्री या फिर बच्चे हो, आप उनको शिकार ना बनाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि जंग में जो बेकसूर निर्दोष निहत्थे लोग थे, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो या फिर स्त्री हो, इनका भी शिकार हुआ है, वो भी मारे गए हैं। और किसी देश के पास अगर मान लीजिए युद्ध होता है, तो उसके पास केवल 3 ही विकल्प रहते हैं, या तो वो कि आत्मसमर्पण कर ले, वो घुटने टेक दे, और वो जो भी, क्योंकि अगर वो देश उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसे पता है कि वो ये जंग शायद नहीं जीत सकता, तो वो आत्मसमर्पण कर लेता है, वो समझौता कर लेता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को कभी भी बाहर माने ना, क्योंकि उसके देश के जो लोग हैं, उसे ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन आत्मसमर्पण कई बार देश कर देते हैं जंग के समय। और दूसरा विकल्प है कि आप आत्मरक्षा करें, आप लड़ें और अपने हमलावर को पराजित करें। और तीसरा जो विकल्प है, वो ये है कि युद्ध से होने वाले नाश को बढ़ा देना। यानी कि आप युद्ध आप तभी करते हैं जब आपको पता है कि आपको कुछ मिल सकता है, जब आपके लिए युद्ध बहुत ज़्यादा महँगा ना हो। लेकिन जब आप युद्ध किसी देश के लिए महँगा कर देते हैं, क्योंकि युद्ध एक बहुत ही अगर हम अ
आर्थिक नज़रिए से भी अगर हम देखें या फिर जान-माल के नज़रिए से भी देखें तो युद्ध काफ़ी ज़्यादा वो एक बहुत ही ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि बहुत एक तरीके से महँगा ना हो। युद्ध महँगा होता है हर रूप से, आर्थिक रूप से, जान-माल के रूप से। तो इसीलिए आप युद्ध से होने वाले जो नाश है, जो युद्ध से हमें पता है कि नाश होता है, लोग मरते हैं, ज़मीन किसी के पास चली जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा कितने से सैनिक मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं और फिर जो हमलावर हैं, वो कई सारे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो देश जो है ऐसे कुछ विकल्प ढूँढते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कि युद्ध से होने वाले नाश को वो इतना बढ़ा देते हैं कि कोई देश चाहे भी तो वो जंग नहीं कर सकता। और वो तरीके क्या होते हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति के 4 तत्व हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा अभी कि आप जंग के होने वाले जो नाश को आप इतना बढ़ा देते हैं, तो उसे हम अपरुद्ध कहते हैं, निवारण कहते हैं और अंग्रेज़ी में ये खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है जिसका मतलब होता है हम डिटरेंस के रूप में जानते हैं। तो डिटरेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आप शक्ति संतुलन करें, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा जो यहाँ पे तत्व है। शक्ति संतुलन यानी कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रूमैन और यहाँ पे जो यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे स्टालिन, ये उनकी छवि है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही देश एक बराबर है, तो दोनों ही देशों के लिए जंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जो ये छवि देख रहे हैं, इन दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार थे। हमने शीत युद्ध वाले पूरे पाठ में इसके बारे में पहले से ही पढ़ा है। तो अपरुद्ध कोई भी जंग तभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से विनाशकारी हो जाती है जब 2 देशों के पास परमाणु हथियार चले आते हैं और इसी वजह से भारत-पाकिस्तान के बीच में आज भी जब उनके पास परमाणु हथियार आ गए, आज भी कोई जंग नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। क्योंकि परमाणु हथियारों का जो पूरा जो असर होता है, वो बहुत ही छोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा होता है। आज भी पूरे विश्व में सिर्फ़ एक ही बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो कि अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। तो कोई भी देश परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और जब आप किसी जंग में किसी भी 2 देशों के रिश्तों के बीच में अगर आप परमाणु हथियार लेके आते हो, तो वो जो देश है वो खुद ही जंग नहीं करना चाहते क्योंकि उसका नाश बढ़ जाता है। इसे हम अपरुद्ध कहते हैं और शक्ति संतुलन के लिए सिर्फ़ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है, आपकी आबादी की शक्ति कितनी है, आपका देश कितना बड़ा है, आपके देश के पास कितनी सेना है, आपके पास वैज्ञानिक रूप से आप कितने आगे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हमने अपरुद्ध और शक्ति संतुलन के बारे में जान लिया। और फिर जो दूसरा जो यहाँ पे तत्व है वो है रक्षा कि आप अपनी रक्षा करें और रक्षा में आप कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं? वो ऐसे कि आप अपने जो व्यवस्थाएँ हैं, आप जो अपनी जो रक्षा जो तत्व है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना है, आप अपनी सेनाओं को मजबूत करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखें, आप अपने पास अच्छे-अच्छे हथियार रखें। तो इस तरीके से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएँ। इंटेलिजेंस यानी कि वो व्यवस्था जिससे कि आपके पास महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी रहती है दूसरे देशों के खिलाफ कि दूसरे देश क्या करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने लिए आपके दुश्मन जो भी आपके लिए वो सोचते हैं, आप उसके लिए पहले से ही जानकारी रखें और आप उसके लिए तैयारी भी कर सकें। और जो चौथा तत्व होता है पारंपरिक सुरक्षा नीति का, वो है गठबंधन। यानी कि मान लीजिए कि आप एक बहुत ही कमज़ोर देश हैं और आपका जो दुश्मन देश है, वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ जंग करना चाहता है या फिर जो आपको क्षति पहुँचाना चाहता है, जो आपके खिलाफ सैन्य कार्यवाही करना चाहता है, वो आपके खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अगर आप एक कमज़ोर देश हैं, आप क्या करें? आपके पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो आप घुटने टेक दीजिए, आप समर्पण कर दीजिए और या तो आप लड़िए, अपनी रक्षा कीजिए। लेकिन जो आत्मसमर्पण वाला जो विकल्प है, वो बहुत सारे देश नहीं लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी देश बिना लड़े हारना नहीं चाहता। कोई भी देश अपना ज़मीन किसी और को नहीं देना चाहता। तो इसीलिए क्या जो जो व्यवस्था 20वीं सदी में उभरी शीत युद्ध के दौरान, वो ये थी कि छोटे देश बड़े देशों के साथ में संधि करते थे, वो गठबंधन बनाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने शीत युद्ध के दौरान पढ़ा था कि अमेरिका का जो गठबंधन का जो नाम था वो था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन और यूएसएसआर का जो गठबंधन का नाम था वो था वार्सो पैक्ट।
जिसके तहत हमने पहले ये पढ़ा है कि किस तरीके से छोटे देश अमेरिका के साथ में गठबंधन हो जाते थे और फिर अमेरिका उन देशों को सुरक्षा देता था। तो इस तरीके से भी आप अपने खिलाफ अपने दुश्मन के खिलाफ अपने आप को आप शक्तिशाली कर सकते हो अगर आप किसी मजबूत देश के साथ संधि करते हो, गठबंधन बनाते हो। किसी भी देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा उसकी बाहरी सीमा से होता है, क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें जैसे कि मान लीजिए भारत में अगर कोई भी ऐसा अगर कोई भी कार्य होता है जिससे किसी की जान माल की क्षति हो या फिर कोई आपके ऊपर मान लीजिए हमला करता है, कोई भी अगर क्राइम हो तो आप आपके आसपास के जो पुलिस है उसके पास आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे, क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं तो यहाँ पे हमारी अदालतें होती हैं जिनसे आप न्याय मांग सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है इसमें कोई भी कोर्ट नहीं है, इसमें कोई भी अदालत नहीं है। इवन दो अदालत है जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन आप उनके जो निर्णय है उनको नहीं भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसा कोई ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो जो अपना निर्णय आपके ऊपर मनवा सके, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी उतना ही मजबूत है जितना उसके संयुक्त राष्ट्र में आने वाले देश उसे चाहते हैं। और हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र हमेशा ही मजबूत नहीं रहा है। तो इसी की वजह से हर देश अपने लिए सुरक्षा करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि भारत में पुलिस है, यहाँ पे सेना है, यहाँ पे सरकार है जो आपको सुरक्षित रखते हैं, तो इसीलिए आप अपने सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हो। मान लीजिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है, या कोई भी देश क्या कर रहा है, मैं एक बस उदाहरण दे रही हूँ। तो आप उसको लेकर इतना चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो सरकार है वो इस मसले को देख रही होगी। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिसको उससे लगता है कि अरे वो देश मेरे बारे में सोच रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हर देश इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने सुरक्षा के लिए खुद दायी है, इसीलिए वो हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। और जब भी हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको देश को आपने सबसे पहले आपको सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें बाहरी सुरक्षा क्या है, कौन सा देश हमें क्षति पहुंचा सकता है। ये इसीलिए हो गया था, जो हमारा जो हमने पहले ही पढ़ा बाहरी सुरक्षा का जो तत्व है, ये हमने पारंपरिक धारणा में पढ़ा। अब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने बाहर से तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, लेकिन एक देश को हमें पता है कि आंतरिक सुरक्षा से भी जूझना पड़ता है। अब आंतरिक सुरक्षा कौन सी चीजें होती हैं? अब देश में, क्योंकि अब जैसे जानते हैं कोई भी देश बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे समुदाय वहां पे रहते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उन तत्वों से भी एक देश को सुरक्षा होता है, जिससे कि अखंडता, आपकी जो संप्रभुता, अखंडता है या फिर स्वतंत्रता है, उससे भी आपको खतरा पहुंच सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप भारत का ही उदाहरण ले लें, तो भारत में भी जम्मू कश्मीर के राज्य में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जो कि चाहते हैं कि भारत से उन्हें आज़ादी मिले। पंजाब में भी हमने खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जो चाहते थे कि पंजाब भारत से अलग हो जाए। और फिर पूर्वोत्तर राज्य में भी, खासकर नागालैंड में भी एक बहुत ही बड़ा लंबा विद्रोह चला है। और सीरिया की अगर हम बात करें, सीरिया में भी एक बहुत बड़ा गृह युद्ध काफी सालों से चल रहा है। तो जब ये सारी चीजें चलती हैं, तो एक देश को किसी बाहर के देश से इतना ना खतरा होगा, उसके अंदर के जो तत्व हैं, उनके अंदर में जो कूट है, उनसे डर होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा पर कम ध्यान दिया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो समय हमें पता है कि शीत युद्ध चल रहा था, तो सारे देशों के खिलाफ बस यही विकल्प था कि वो अमेरिका का साथ दे या फिर रशिया का। लेकिन उसके साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे देश, उनका उनके साथ ये हो रहा था कि उनके जितने भी उपनिवेशी देश थे, जैसे कि भारत, श्रीलंका, उसके बाद में कोरिया, चीन, ये सारे देश में इनका जो कब्जा था, और अफ्रीका के देश, इनका जो कब्जा था वो खत्म होते जा रहा था। और 1940 के दशक से ही ये सारे देश जो हैं एशिया और अफ्रीका के, उनको आज़ादी मिल रही थी, जिसमें भारत भी था। भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तो क्योंकि इन देशों को इन अपने उपनिवेशी देशों से खतरा था, तो इनका जो सारा ध्यान था वो केवल शीत युद्ध और इन देशों में जो उपनिवेशी देशों में जो भी आज़ादी की मांग थी उसको निपटाने में लगा हुआ था। अब इन तीसरी दुनिया वाले अफ्रीका और एशिया के देशों को जब स्वतंत्रता मिली, तो इनकी सुरक्षा जो चुनौतियां हैं वो पश्चिमी देशों के सुरक्षा चुनौतियों से काफी ज्यादा अलग थी। लेकिन किस प्रकार से? तो सबसे पहले जो भी देश आजाद हुए थे, कई कई बार ऐसा हुआ कि इन देशों का बंटवारा हुआ था। तो मान लीजिए अगर वो पहले एक ही देश थे, लेकिन आजादी के बाद ये दो अलग अलग देश बन गए। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान भारत, या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इस तरीके से उनका विभाजन हुआ।
तो सबसे पहले तो इन्हें इनके पड़ोसी देशों से ही खतरा था, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद था, ज़मीन को लेकर, भू-क्षेत्र को लेकर, सीमा रेखा को लेकर, संसाधन को लेकर और आबादी को लेकर। क्योंकि जब आप नए-नए आज़ाद हुए होते हो, तो कई सारे ऐसे सुलझे मसले रहते हैं, जो अनसुलझे ही रह जाते हैं, जिनका आप कभी भी निर्णय नहीं कर पाते हो। और साथ ही साथ क्योंकि इन देशों में काफ़ी ज़्यादा आबादी थी और काफ़ी ज़्यादा समुदाय एक साथ में रहते थे, तो इनमें अंदरूनी सैन्य संघर्ष भी थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो समुदाय थी वो आपस में ही ये चाहती थी कि उन्हें आज़ादी इस देश से मिल जाए, वो अपना एक अलग देश बनाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत में जो नागा जो समुदाय है वो चाहता था कि उसका एक अलग देश बने, इसीलिए उसने पूरा जो विद्रोह है वो किया भारत सरकार के खिलाफ। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एक तरीके से सुरक्षा चुनौती इनके सामने था, वो ये था कि शीत युद्ध के दौरान इनके सामने भी वो चुनौती थी कि क्या तो वो शीत युद्ध में किसी यूएसए का साथ दे या तो यूएसएसआर का साथ दे, या फिर वो भारत की तरह एक निरपेक्ष एक नॉन अलाइन्ड जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, जिसमें आप किसी का भी साथ नहीं देते हो, आप अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करते हो, मानते हो, आप वो करें। तो इस तरीके से जो नए आज़ाद हुए देश थे 1940 के दशक में या फिर उसके बाद भी एशिया अफ्रीका के, इनके सुरक्षा जो संघर्ष थे वो काफ़ी अलग थे अपने पश्चिमी उपनिवेशक देशों से। और इनके पास ये भी खतरा था कि उनके जो पहले जो उपनिवेशक देश थे जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया था, वो कहीं न कहीं उनके ऊपर फिर से कब्जा ना कर ले। तो उन्हें उनसे भी खुद को बचाना था, क्योंकि ये देश काफ़ी पहले कमज़ोर थे। अब हम जानेंगे कि पारंपरिक तरीकों के जो सैन्य खतरे होते हैं, उसमें अपनी सुरक्षा देश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले युद्ध में जो साधन होते हैं, आपको उसका सीमित इस्तेमाल करना चाहिए। युद्ध केवल आत्मरक्षा एवं दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज के लिए युद्ध कर दो आज के समय में, वो पूरा जो विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो नहीं मानता। तो इसीलिए आपका जो युद्ध का जो कारण होना चाहिए, वो काफी ज्यादा एक तरीके से आत्मरक्षा या फिर दूसरे को जनसंहार के लिए बचाने के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपको अपना जो बचाव करना होता है, आपने जो जो कदम उठाया है उसको अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बताना है कि आपने ये क्यों किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप अपनी सुरक्षा निरस्त्रीकरण करके भी करते हैं, जिसमें जो ऐसे जो हथियार हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अ, एक तरीके से अनएथिकल हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं, इसीलिए पूरे विश्व में ये पहल उठी है कि हम उन उन जो हथियारों का हम निरस्त्रीकरण करते हैं, यानी कि वो हथियार उसका इस्तेमाल करना हम खत्म कर दें। तो जिसमें केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और फिर अस्त्र नियंत्रण, जैसे कि जो हम मिसाइल परमाणु हथियार की बात करते हैं, जिसपे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो या फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी हो, 1 या 2, या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हो, ये कुछ उदाहरण है, ये शामिल है। तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हो या बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हो, इनमें इनमें हम जो केमिकल जो वेपन्स हैं, जो रासायनिक हथियार हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन हथियारों से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स यानी कि जो जैविक जो हथियार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई महामारी, आप किसी एक को जो क्षति अगर आपको पहुंचानी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दुश्मन देश को बस जंग से ही आप मारें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस देश में किसी महामारी की स्थिति को फैला दें, जिससे वो देश कमज़ोर हो जाए। तो इन इन जैसी चीज़ों के खिलाफ में कन्वेंशन है, जिसमें कि आप ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पूरा विश्व ही इन इन कन्वेंशंस को, इन संधियों को मानता है। उसके खिलाफ उसके बाद में जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसका मतलब है कि जो दूसरे देश हैं, जिनके पास परमाणु हथियार है, 5 देश हैं, उसके उनके खिलाफ कोई भी देश अपना जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश को नहीं दे सकता। यानी कि इस संधि से जो एक तरीके से जो परमाणु हथियार हैं, उसको पूरे विश्व में कम करने की बात कही गई है, लिमिट करने की बात कही है, सीमित करने की बात कही गई है, कि यानी कि ये हथियार बस कुछ ही देशों तक रहें और बाकी पूरे विश्व के पास ना फैले, जिससे कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना हो सके। और फिर जो चौथा कदम है वो है कि विश्वास की बहाली, यानी कि आप अपने दुश्मन देशों के साथ में क्योंकि देखिए, जब आपका कोई दुश्मन होता है, अगर आपको किसी देश से खतरा महसूस होता है, तो आप उस देश के खिलाफ संदेह करते हो। तो इसीलिए विश्वास की बहाली करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब विश्वास की बहाली कैसे करते हो? आप विश्वास की बहाली तभी कर सकते हो जब आप उस देश से हमेशा संपर्क में हो।
तो आप उस देश को अपने नियत के बारे में, आपके पास कैसे हथियार हैं, कितने हथियार हैं, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हो और ये दोनों ही देश एक-दूसरे के साथ में करते हैं, जिससे कि उनको एक-दूसरे के प्रति उनका जो असली जो इंटेंट है, उनका जो संदेहपूर्ण व्यवहार है, उनका व्यवहार क्या है? क्या वो संदेहपूर्ण होना चाहिए? उनका मकसद क्या है? वो आपको पता चले। तो इसीलिए अभी हमने पूरे इस पाठ में ये जाना कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होती है और पारंपरिक धारणा में कौन से खतरे होते हैं और इन खतरों के तत्व कौन से होते हैं और इनमें से आपको कैसे अपने आप को बचाना है, सुरक्षा के कौन से तरीके होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में, अगले भाग में हम ये जानेंगे कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होती है। नमस्कार।